तो एक जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग उठी है और आपने लेटर दिया है मुख्यमंत्री को, तो एज ए बिजनेसमैन आप अपने प्रॉस्पेक्टिव में बताइए कि उसका क्या फ़ायदा होने वाला है कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट बनता है तो इसके ये फ़ायदे होंगे। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम लीगल वे में एक्सपीरियंस रहा है, उससे इस पर क्या असर पड़ेगा बिजनेस को लेकर के। नगीना के जो अभी फिलहाल एमपी हैं, सांसद हैं, उनके बारे में हमने जब पूरा छानबीन किया तो ये समझ आया उन लोग कह रहे हैं कि वो बहुत दिन से फील्ड में नहीं है। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और हैंडीक्राफ्ट को लेकर के उन्होंने क्या प्रयास किया है? हेलो दोस्तों, आज हम नेशनल अड्डा टीम के साथ बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में जो नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको कवर कर रहे हैं पूर्व जज मनोज कुमार जी के साथ। पूरी टीम आज चल रही है तो अलग अलग जगह विजिट कर रहे हैं। इसी सिलसिले में हम अंजार अहमद साहब A1 हैंडीक्राफ्ट, इन्होंने 1980 से यह बिजनेस शुरू किया हुआ है। तो ओवरऑल हम पूरा एक्सपीरियंस जानेंगे, इस बिजनेस के बारे में जानेंगे और जो नगीना को नई डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग की गई है उसको लेकर के भी हम जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस के बारे में आपसे जिक्र हुई, ये कैसे इस सिटी में आई और अभी इसका क्या स्टेटस है? देखिए, आई तो इस तरह से कि पहले मास्टर की स्कीमें आती थी तो गवर्नमेंट के थ्रू हमें यहाँ काम वाम सिखाया जाता था लोगों को। उसके बाद में हम लोगों ने अपना अपना भाग दौड़ शुरू कर दी, कोई बॉम्बे कोई दिल्ली, पहले यहाँ पे हमने सप्लाई शुरू करी। उसके बाद हमें धीरे धीरे एक्सपोर्टर मिलने लगे, हम एक्सपोर्टरों से काम शुरू करते। मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे हर इंडस्ट्री में स्किल की ज़रूरत होती है, जिन्हें जानकारी हो बनाने की, उसका तरीका क्या है, तो यहाँ ऐसे कोई ट्रेनिंग सेंटर इस तरह के होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। हम लोगों ने सन 75 में ये काम सीखा था और 75 से 80 तक हमने काम सीखा मास्टर अब्दुल रशीद साहब की। अगर मान लीजिए कि जनरेशन वाइज इनहेरिट होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ कोई स्किल पहुंचता है, तो अगर मान लीजिए इस तरह ट्रेनिंग सेंटर नहीं हो तो दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसफर? हाँ, यही सबसे बड़ी यहाँ कमी है। ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ ट्रेनिंग सेंटर खोले जिससे कि नया कारीगर बने। अब नया कारीगर नहीं बनना तो उसकी वजह से ऑर्डर में भेज सप्लाई करने में बहुत कठिनाइयाँ आ रही हैं। आप यहाँ नगीने में बैठे हैं और इसका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है बिजनौर में है। हाँ। तो आपके बिजनेस को लेकर के एडमिनिस्ट्रेशन से, यानी जो शासन संस्था है वो सब वहाँ बैठते हैं। हाँ। इसको लेकर कोई परेशानी आती है? परेशानी तो पक्की है। बिजनौर जाओ, वहाँ पे कभी कोई सुनता है, कभी कोई नहीं सुनता। अब यहाँ हो तो पहुंचे फौरन, बात अपनी रखे। देखिए, वहाँ उद्योग बंधु वगैरह हैं तो वो एक दफा मीटिंग में मान लो बैठ गए हम लोग जाके महीने 2 महीने में, अब वो कभी रखी गई बात, कभी नहीं रखी गई। आज मेरी टीम जो है मनोज कुमार साहब के साथ बिजनौर जिला कवर कर रही है। तो एक जो नया डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग उठी है और आपने लेटर दिया है मुख्यमंत्री को, तो एज ए बिजनेसमैन आप अपने प्रॉस्पेक्टिव में बताइए कि उसका क्या फायदा होने वाला है? इसका फायदा बहुत बड़ा होने वाला है। जिला बनने के बाद देखिए यहाँ पे DM आएंगे, SP आएंगे, तो जो और भी कुछ सुविधाएं यहाँ पे होंगी ब्लड, और एक बाहर पे जाएगा कि नगीना जो है वो डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा फायदा जो है बाहर की पार्टियों को ये मिलेगा। अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी बिजनेस जब एक ग्रास रूट लेवल से उठ के आती है तो कुछ ही लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आ जाते हैं, सारे लोग नहीं आ पाते हैं। क्या वजह होती है? वजह यही होती है कि वो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, कम सरमाया वाले होते हैं, और वो लोग आगे भागने दूर की वजह से वो भाग नहीं पाते, वो बेचारे यहीं रह के ठप हो जाते हैं। जैसा मैं जितना कवर किया हूँ, जितने लोगों से ही बात किया, लोग डिस्ट्रिक्ट को लेकर के बहुत एक्साइटेड है कि अगर ये डिस्ट्रिक्ट बनता है तो इसके ये फायदे होंगे। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको बहुत सारा टाइम लीगल वे में एक्सपीरियंस रहा है, उससे इस पर क्या असर पड़ेगा बिजनेस को लेकर के? देखिए, किसी भी उद्योग को चलाने के लिए शासन और प्रशासन की आवश्यकता होती है, प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे अभी आपने पीछे भी देखा होगा कि बिजली की समस्या यहाँ की मूल समस्या बताई गई। कारोबार वाली जगह पे जहाँ जहाँ भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, बिजली के लिए विशेष पैकेज और विशेष नियम बनाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो जिला बनने से सबसे बड़ा तो पहले ये समस्या दूर होगी, क्योंकि बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है। दूसरा, जैसे आपने बताया कि इसको अगर हम लोग मॉडर्न इक्विपमेंट्स के साथ जोड़ेंगे तो आने वाली जनरेशन्स जो है इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल हो रही हैं वो चीज़ें ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से सीखेंगे। ट्रेनिंग सेंटर का भी प्रस्ताव आएगा।
उसके बाद जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस है जो कि ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन उस तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, चूँकि ये रूरल सेक्टर का एरिया बहुत ज़्यादा है, ये ग्रामीण क्षेत्रों जो है, जिससे इसका विकास नहीं हो पाया। और यहाँ से अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि सही आवाज़ पहुँची नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल इंडस्ट्री है। वुड जो है वो नेचुरल इंडस्ट्री है। अगर इसको सही से अगर मैकेनिज्म आप ले आते हैं तो निश्चित रूप से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा। ये तो रहा व्यवसाय से जुड़ा। इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर से जुड़ा, एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा। जैसे महिला डिग्री कॉलेज, अभी हम लोग थे बढ़ापुर में, वहाँ महिला डिग्री कॉलेज तक नहीं है। 110 किलोमीटर दूरी से कोई बच्चा आता है छात्र छात्रा पढ़ने के लिए आपके मुख्यालय पे। जहाँ पर भी जिले का गठन होता है उससे आसपास के लोगों के ही नहीं, पूरे आबादी का उसमें प्रोग्रेस होता है। उस प्रोग्रेस में छिपा होता है, सभी लोग तरक्की करते हैं उसमें। अखिलेश यादव जी ने अभी बयान दिया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो क्या लगता है कि अगर 300 यूनिट बिजली फ्री हो तो नगीना को स्पेसिफिक क्या फ़ायदा होने वाला है इस इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, वुड एंड क्राफ्ट इंडस्ट्री जो है ये एक बेहतरीन यहाँ का एक नायाब है। इसके लिए ये पूरी दुनिया में नगीना जाना जाता है, लेकिन जिस तरीके से इसका डेवलपमेंट होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो पाया है। जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जागरूक लोगों के माध्यम से, यहाँ का उद्योग व्यापार मंडल जो है उसके माध्यम से इसको और बढ़ाया जाना चाहिए था, क्योंकि उत्तराखंड से ये टच्ड एरिया है, दिल्ली के नियर बाई एरिया है। जब हमारे आसपास गुड़गांव और नोएडा जैसे जगहों पे इंडस्ट्रीज करोड़ों अरबों रुपए और कई मिलियंस की बिजनेस करती हैं, तो इसको डेवलपमेंट, यहाँ लकड़ी की भी कमी नहीं है। आप उत्तराखंड के पास के एरिया में रहते हो, आप अगर इसको सही से डेवलप किया जाए तो ये बहुत ही रेवेन्यू देगा, और हमारे सबसे बड़ी बात, नौजवानों को, हजारों लाखों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एक बात और जानना चाह रहा हूँ सर, जब कोई नेचुरल रिसोर्स से कोई बिजनेस इमर्ज होके आता है तो वहाँ महिला पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। उस प्रोस्पेक्टिव में यहाँ क्या सिचुएशन है? यहाँ चूँकि रूरल सेक्टर है और यहाँ इस ज़िले में गन्ना मिल्स भी हैं, आपके शुगर मिल्स हैं, पेपर मिल भी है। चूँकि ये किसान बाहुल्य क्षेत्र है और गन्ना की प्रमुख खेती होती है यहाँ पे। मेरे ख्याल से 10 या 11 यहाँ पे शुगर मिल्स हैं यहाँ पे। इसमें चूँकि श्रम का काम है, श्रम के काम में डिवीज़न ऑफ लेबर में अगर देखेंगे तो पुरुष और महिला में एक फ़र्क देखने को मिलता है। हालांकि आधुनिक समाज की जो विचारधारा है ठीक इसके विपरीत है, और तमाम सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस भी हैं उनके वेजेस को लेकर, वो बराबरी का है। लेकिन श्रम की जहाँ तक बात आती है, क्योंकि रूरल सेक्टर होने की वजह से इस तरह के इंडस्ट्रीज़ में महिलाओं का उस स्तर का पार्टिसिपेशन नहीं है। अगर जिला बनता है तो इन लोगों की भी भागीदारी उस व्यवसाय में निश्चित रूप से बढ़ेगी। उसके लिए आप कोशिश करेंगे? निश्चित रूप से। एक बात और जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप उस लेवल पर आपने पढ़ाई लिखाई की। अक्सर शुगरकेन जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट हुई, वो पूरी होल इंडस्ट्री, उसको आप कैसे देखते हैं? यूपी में अगर आपकी सरकार आती है तो इसके लिए आपका क्या प्रयास? इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, श्री अखिलेश यादव जी का बहुत ही क्लियर कट विज़न है, और तमाम जो किसान विरोधी जो ये लोग बिल ले आए उसमें भी सरकार, जो वर्तमान सरकार है, उसका विरोध प्रतीकात्मक नहीं सड़कों पर आकर किया गया है। और किसान बिल अभी तक जो पास नहीं हो पाया है उसमें हमारी पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ से लेके दिल्ली तक इस ज़िले को भी ये श्रेय मैं देना चाहूँगा कि यहाँ से बहुत सारे किसान आंदोलन में नोएडा, गाजियाबाद और तमाम जगह पे सक्रिय भूमिका निभाए, और जो यहाँ के व्यापारी हैं उन लोगों ने भी उनका सहयोग किया। सरकार के जो प्रमुख हमारे लक्ष्य हैं उसमें किसानों की समस्याओं का समाधान भी है। जो खाद वितरण में जिस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं, कमती देखी जा रही हैं और लोगों को मिल नहीं पा रहा है या ऊँचे दामों पे मिल रहा है, मिनिमम सैलरी जो उन लोगों को रिक्वायरमेंट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए भी पूरी तरीके से 2027 में जो समाजवादी पार्टी की सरकार जो बन रही है उसमें आप देखेंगे किसानों के बीच में कोई भी असंतोष नहीं मिलेगा। नगीना के जो अभी फिलहाल एमपी हैं, सांसद हैं, उनके बारे में हमने जब पूरा छानबीन किया तो ये समझ आया, उन लोग कह रहे हैं कि वो बहुत दिन से फील्ड में नहीं है। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे, और हैंडीक्राफ्ट को लेकर के उन्होंने क्या प्रयास किया है? कभी कुछ नहीं किया उन्होंने, कहीं कोई मीटिंग नहीं की, कहीं कोई बिजली के लिए कुछ नहीं करा। संसद जी ने अभी तक कुछ नहीं करा, ये तो मैं भी कह रहा हूँ।
तो आप लोग को कभी कोई डेलीगेशन ले गए, कोई बात कही कि आप ये करें? हम तो अगर कोई लेटर भी कभी किसी के लिए कोई बीमार सिमार के यहाँ लिखवाना है या किसी का कुछ कराना है तो उनके लिए 2-4 सिफारिशें किसी की लेनी पड़ती हैं और दिल्ली भागो या कहीं और भागो। आदमी मर गया, देखिए लेटर तो लिखा जाता है, मान लो एम्स में भर्ती होना तो MP का और MLA का लेटर लगता है, यानी वो भर्ती नहीं करते, तो वो लेटर तक लेने के लिए संसद जी मौजूद नहीं होते। क्या वजह हो सकती है? बस वजह यही कि उनको जो है यही है कि भाई मैं तो जीत गया, मेरे साथ है सारी प्रजा, सारा आवाम मेरे साथ है, ये गलत फहमी के वो शिकार बहुत बड़े हैं। अभी आप नगीना का जो नौजवान है, यूथ है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे सामाजिक, राजनीतिक, इकोनॉमिकल? देखिए मैं उन्हें यही दूंगा कि जो पार्टी हमारी है और जिसने हमारे लिए कुछ किया है, यहाँ जो भी कुछ हुआ है अगर, तो वो एक समाजवादी पार्टी ने करा है। मैं तो यही कहूँगा कि समाजवादी का जो भी यहाँ पे खड़ा होता है, जो भी प्रतिनिधि आता है, उसको सपोर्ट करें और किसी को ये चंद्रशेखर हो या कोई भी हो, इन्हें ना देखें, बस यही कहूँगा। मैं आपके फादर का इंटरव्यू कर रहा था तो एक क्वेश्चन निकल करके आया कि ये जो इंडस्ट्री है ये कैसे ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, तो क्या आप कंप्लीटली इस बिजनेस में आ गए हैं? तो उसका प्रोसेस क्या था, कैसे आपके पास ही पहुंचा? बस कम्प्लीटली ये था कि क्या बोलते हैं, फादर काम कर रहे हैं, उनको देखते देखते काम सीखा और फिर अपना उसके बाद अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट किया। लेकिन परेशानी यहाँ पर आ रही, जो पहले परेशानी नहीं थी वो आ रही है। अब ये दिक्कत है सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर वर्कर्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रही है। अब ज़्यादा वेजेस जो मिल रही है वो आदमी बाहर जाता है, सऊदी जाता है काम करने के लिए, तो उसको यहाँ पर अपने बीवी बच्चों को पालना है, वो यहाँ पर अगर इस काम में इतना कमा नहीं पा रहा है। अब वही दिक्कतें भी आ रही हैं यहाँ पर कि लाइट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लाइट पहले यहाँ पर था कि हाँ 20-22 घंटे लाइट आने के चांसेस थे, लेकिन अब वो ये है कि 16 घंटे 17 घंटे लाइट आ रही है और इसमें सिर्फ लाइट का ही काम है। आप यूथ हैं, कोई भी बिजनेस करने के लिए कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें बैंक का फिनेंशियल सिचुएशन जो हो कहाँ तक आपके लिए मददगार साबित हो रहा? कोई लोन सिस्टम है या कोई उस तरह का सिस्टम है जो आपको मदद करता है? लोन सिस्टम है यहाँ पर, लेकिन वो सबको नहीं मिलता। जिसके जैसे सोर्स उसको वैसे लोन मिल गया, ये सबसे बड़ी परेशानी है। अगर आपको लोन चाहिए तो उसके सोर्सेज चाहिए होंगे। अब सोर्सेज में किसके पास जाए? अब एक आदमी है, उसने स्टार्ट किया, मैं हूँ, मैं यंग, मैंने स्टार्ट किया बिजनेस, अब मैं सोर्स तो ढूंढूंगा। मेरे पास अपनी जगह है काम करने के लिए, आपको जगह चाहिए, सब कुछ चाहिए, पार्टी है मेरे पास, बायर्स है, लेकिन काम करने के लिए थोड़ा कैपिटल की जरूरत पड़ती है, वो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड नहीं होती है। तो सरकार कह रही है कि कई एंटरप्रेन्योर के अलग अलग स्कीम्स है, तो उसका फ़ायदा आप तक नहीं पहुंचता है? नहीं, उसके बारे में हमें पता ही नहीं चल पाता है। वो आती होंगी, ऑन पेपर होंगी, ऑन पेपर होकर चली वापस। तो ये जो ट्रांसफ़र हुआ जनरेशनल वाइज ये बिजनेस, तो ऐसे देखते ही आ गया, कोई उसका अलग से कोई क्रिया नहीं था, कोई प्रोसेस नहीं था? ऐसा तो कोई प्रोसेस नहीं रहा। तो अभी आप जो आना चाहें इस फील्ड में, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो आना, मैं तो ये कहूँगा कि भाई सोच समझ के आओ, ठीक है, नहीं तो फिर बेकार है। लाइट की प्रॉब्लम है, बाकी और क्या बोलते हैं, लेबर की प्रॉब्लम है, ठीक है। आप अगर मान लीजिए हम ऑर्डर लेते हैं, कोई भी फॉरेन ऑर्डर होता है, तो फॉरेन ऑर्डर लेने में सबसे बड़ी बात ये होती है हमें टाइम पे काम देना होता है। अगर टाइम पे नहीं होता है तो फिर हमारे पे पेनल्टी पड़ती है, वो पेनल्टी झेल सकते हो, ठीक है, तो आ जाओ काम में, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप डरा रहे हैं? डरने वाली बात ही है, जब कुछ है ही नहीं तो क्या करेंगे। तो आपका फिनेंशियल सिचुएशन कैसे संभला? बस चल रहा है पापा की सपोर्ट से। तो दोस्तों, हम यहाँ नगीना में हैं, बिजनौर के अलग अलग जगहों को हम जज साहब के साथ अपनी नेशनल अड्डा टीम के साथ पूरा होल कवर कर रहे थे। यहाँ के सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन को समझा, यहाँ क्या बिजनेस है, क्या MSME सेक्टर में क्या ग्रोथ है, उन सब को समझा है। आप भी अभी भी ना सब्सक्राइब की हो तो कर लीजिए, ऐसे ही हम आपके साथ लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।